हेलो फ्रेंड्स, टीजीटी सीरीज के अंतर्गत हमने जॉन मिल्टन की बायोग्राफी को और उनके प्रोज वर्क्स को डिस्कस किया। फ्रेंड्स, इसी सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन मिल्टन का जो मैग्नम ओपस है, जो मास्टरपीस है, यानी पैराडाइज लॉस्ट। फ्रेंड्स, जॉन मिल्टन पर क्वेश्चन आए और पैराडाइज लॉस्ट से ना आए, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। मिल्टन पे अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो डेफिनेटली पैराडाइज लॉस्ट पे कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो क्यों ना हम पैराडाइज लॉस्ट को एक पॉइंट वाइज स्टडी कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, हो सकता है लेंदी हो जाए, लेकिन पेशेंस बनाए रखिएगा। पैराडाइज लॉस्ट में आपको इंटरेस्ट आएगा। आज तक आपने इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पैराडाइज लॉस्ट को नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज कहते हैं स्वर्ग को और लॉस्ट कहते हैं खो जाना, स्वर्ग का खो जाना। एक्चुअल में जब जॉन मिल्टन कैम्ब्रिज में स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने प्लान किया कि वो एक ग्रेट बुक लिखेंगे, एक महान ईपिक वो लिखेंगे। और फ्रेंड्स, उस स्टूडेंट लाइफ में उनके पास जो ईपिक लिखने का प्लान था, उस प्लान में उनके पास लगभग 100 सब्जेक्ट्स थे जो उन्होंने सेट कर रखे थे कि जो मेरी ग्रेट पोएम होने वाली है, ये 100 सब्जेक्ट्स मेरे पास है, इनमें से होगी। एक्चुअल में उस 100 सब्जेक्ट्स में 60 जो सब्जेक्ट्स थे वो तो बाइबल पर थे। मीन्स बाइबल से 60 विषय उन्होंने ले रखे थे कि जिन पे वो पोएम लिखेंगे। 33 फ्रेंड्स वो इंग्लिश से थे और जो 5 है वो स्कॉटिश जो हिस्ट्री है उससे थे। यानी टोटल ये जो हो गए आपके, ये हो गए आपके 100 सब्जेक्ट्स। अब इसी में उनको जो किंग ऑर्थर थे, किंग ऑर्थर ने बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया और फाइनली उन्होंने जो मन बनाया कि वो जो लिखेंगे वो लिखेंगे द फॉल ऑफ मैन पर। मीन्स आदमी का पतन, फॉल ऑफ मैन। तो अब जब उन्होंने ये प्लान बना लिया कि फाइनली वो किस पे लिखने वाले हैं, फॉल ऑफ मैन पे लिखने वाले हैं, तब उन्होंने इस पैराडाइज लॉस्ट को लिखना शुरू किया। लेकिन फ्रेंड्स, जब लिखना शुरू किया, अब देखिए जो लिखना भी इन्होंने शुरू किया था 1658 में, 1658 में इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को लिखना शुरू किया। और तब तक एक घटना हुई थी कि ऑथर जो है वो ग्लूकोमा के कारण, फ्रेंड्स पिछले एक वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी बीमारी थी जिसकी वजह से जॉन मिल्टन का जो विजन है वो कम होता चला गया एंड ही बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड। तो वो बीमारी थी फ्रेंड्स ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक्चुअल में एक हेरिडिटरी बीमारी होती है जो हमें हमारे पूर्वजों से, अगर पूर्वजों में किसी को है तो हमें ग्लूकोमा होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसमें विजन सिकुड़ता रहता है और अल्टीमेटली जो है जो व्यक्ति है वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाता है, उसकी आईसाइट खो जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही मिल्टन के साथ हुआ। 1658 में जब उन्होंने लिखना शुरू किया तब वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे। और किस एज में हो गए थे? 44 की एज में, यानी 1652 में ही बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड। तो डिक्टेट करके उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को लिखाया और एक जो ग्रैंड बुक है वो वास्तव में एक ग्रैंड बुक साबित हुई। तो चलिए फ्रेंड्स, पॉइंट वाइज इन चीजों को हम नोट करते चलते हैं साथ साथ। इन कैम्ब्रिज ही प्लान टू राइट अ ग्रेट बुक। क्लियर? ग्रेट बुक कि कैम्ब्रिज में उन्होंने प्लान किया और ही हैड अबाउट 100 सब्जेक्ट, 100 सब्जेक्ट्स ही हैड। वो 100 सब्जेक्ट्स पे जिन पे वो ग्रेट बुक लिखना चाहते थे। एक्चुअल में 60 तो थे फ्रेंड्स बाइबल से, और बाइबल के साथ साथ जो 33 थे वो इंग्लिश से थे और 5 स्कॉटिश हिस्ट्री से थे। बात क्लियर हो गई? तो ये हो गए 33 एंड 5 38 और 98, दो चार ऊपर नीचे होंगे।
क्लियर? किंग ऑर्थर ने उनको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया। और फाइनली ही रोट अ बुक ऑन द फॉल ऑफ मैन। चलिए ये पॉइंट लिख लेते हैं, फाइनली अ बुक और अ पोएम ऑन द फॉल ऑफ मैन। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? अब ये जो ईपिक है, यानी जो आपका पैराडाइज लॉस्ट है, ये ब्लैंक वर्स में है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, पैराडाइज लॉस्ट is in the blank verse। क्लियर है बात? डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स, 12 बुक्स में ये बटा हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसको जो उन्होंने कंपोज करना शुरू किया था, लिखना शुरू किया था, वो किया था 1658 में, 1658 में। और 58 से जो कंप्लीट हुआ वो हुआ 1665 में। यानी 1665 में। तो 5 और 2 7 साल इसको लिखने में लग गए। और जो पब्लिश्ड हुआ फ्रेंड्स इन 1667 में। क्लियर? और 1667 में ये कितनी बुक्स में पब्लिश हुआ? ये एक्चुअल में 10 बुक्स में पब्लिश हुआ। 10 बुक्स। क्लियर है फ्रेंड्स? अब एक्चुअल में जो ये जो वर्क आया है ऑथर की जो लास्ट फेज है, लास्ट फेज में आया है, यानी लास्ट फेज ऑफ ऑथर्स लाइफ। क्लियर? और ये ग्रेट वर्क्स यानी पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन और सैमसन एगोनिस्ट, ये ऑथर की जो लास्ट फेज है, लास्ट फेज में ये आए हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स इसका सेकंड एडिशन आया 1674 में। 1674 में। और 74 में जो एडिशन आया वो 12 बुक्स में था। ओरिजिनली जो कंपोज्ड हुआ वो 10 बुक्स में आया फर्स्ट एडिशन के साथ 1667 में, लेकिन जब सेकंड एडिशन आया 1674 में, वो आया 12 बुक्स पे। अब 10 से 12 कैसे हो गई? तो देखिए जो बुक 6 थी और बुक 10 थी, सॉरी बुक 7th थी और बुक 10th थी, ये दोनों बुक्स जो है ये डिवाइडेड हो गई इनटू 2 पीसेस। दो पीसेस में, 2 पार्ट्स में ये बुक बट गई हैं। जो 7th पार्ट है वो भी, 7th बुक है वो 2 भाग में हो गई, और 10th है वो 2 भाग में हो गई। तो कितने हो गए? 2 भाग बढ़ गए। पहले 10 था, अब ये बेसिकली कितने में हो गया फ्रेंड्स? ये 12 पार्ट्स में हो गया। बात क्लियर हो गई? बिल्कुल। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको फटाफट नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बात करते हैं पैराडाइज लॉस्ट की समरी की। इसकी जो बुक फर्स्ट है वो ओपन्स विद द फॉल ऑफ मैन। वो जो मनुष्य के पतन से शुरू होती है। सैटर्न एंड द रेबल एंजल्स बैनिस्ड फ्रॉम द हेवन, कि सैटर्न था और जो रेबल एंजल्स थे उनको हेवन से बाहर निकाल दिया गया। चलिए पॉइंट वाइज समरी हम ले लेते हैं इसकी। बुक फर्स्ट ओपन्स विद द फॉल ऑफ मैन। क्लियर है पॉइंट?
Satan and the rebel angels banished from the heaven. बात क्लियर है फ्रेंड्स? Milton's justified the ways of God to men. यानी जो वेज ऑफ गॉड, ईश्वर का जो मार्ग है वो मनुष्य के लिए, उसको वो जस्टिफाई करते हैं। बुक 7th है, वो टेल्स द स्टोरी ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। बुक 7th tells the story of the क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी बुक 7th में आपको जो संसार की उत्पत्ति है उसकी जानकारी मिलती है। एक्चुअल में फ्रेंड्स जो बुक 1 to 12 है उनको मैंने बुक वाइज समरी नहीं ली, एक्चुअल में तो कभी पूछी जाती है, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मुझे लगे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूरी समरी से, वो मैंने यहाँ आपको दिए हैं। क्लियर? देखिए इसी को ये जो है आपका पैराडाइज लॉस्ट, इसको एक ऑथर रहे हैं लेमनटाइन। लेमनटाइन ने इसको डिस्क्राइब किया है पैराडाइज लॉस्ट को कि द ड्रीम ऑफ अ प्यूरिटन फॉलन एस्लीप ऑन द ओवर हिज बाइबल। चलिए इसको नोट कर लेते हैं पॉइंट को, फिर क्लियर हो जाएगा। लेमनटाइन ने क्या कहा इसको कि द ड्रीम ऑफ अ प्यूरिटन fallen asleep over his Bible। ये क्या है? एक प्यूरिटन का ड्रीम है, जो प्यूरिटन अपनी बाइबल पर सो गया है, उसका एक ड्रीम है। क्लियर? इट फॉलोज द स्ट्रिक्ट यूनिटी ऑफ द क्लासिकल इपिक। जो क्लासिकल इपिक है उसकी जो यूनिटीज है वो यहाँ फॉलो हुई है पैराडाइज लॉस्ट में। क्लियर? It follows the classical unities। क्लियर है फ्रेंड्स? विलियम ब्लेक ने मिल्टन के लिए कहा है कि मिल्टन वाज ऑफ द सैटन्स पार्टी, कि जो मिल्टन है वो सैटन पार्टी से बिलोंग करता था। विलियम ब्लेक। मिल्टन वाज ऑफ सैटन्स पार्टी। क्लियर फ्रेंड्स? देखिए अक्सर एक बहस छिड़ती है, एक बड़ा कंफ्यूजेबल क्वेश्चन है कि हु इज द हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। और एक्चुअल में ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है, टीजीटी में आया है एक बार। तो चलिए आज इस डाउट को हम क्लियर कर देते हैं। देखिए कुछ लोग तो कहते हैं कि जो सैटर्न है, सैटर्न इज द हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। some it is suggested by many people that Saturn is the hero of the Paradise Lost। क्लियर? कह रहे हैं कि सैटर्न इसका हीरो है, लेकिन ये बात क्लियर है कि फ्रॉम द फॉल ऑफ सैटर्न दैट ही इज नॉट द हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। एक्चुअल में देखिए जो हीरो होता है उसका फॉल नहीं दिखाया जाता,
फॉल हमेशा किसका दिखाता है, जो ऑथर है वो किसका फॉल दिखाता है, वो विलेन का फॉल दिखाता है। तो हम कह सकते हैं कि फॉल ऑफ द सैटर्न ये क्लियरली शो करता है कि जो सैटर्न है ही कांट बी द हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। क्लियर फ्रेंड्स? बट it is clear from the fall of Saturn that he is not the hero of the Paradise Lost। बात क्लियर हो गई है फ्रेंड्स? अब सैटर्न नहीं हीरो तो कौन है? एडम इज रियली द हीरो ऑफ द पोयम। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको भी? यस फ्रेंड्स, ये जो ग्रैंड ईपिक है जो आपका पैराडाइज लॉस्ट है, ये एक एग्जाम्पल है जिसको आर्नोल्ड ने कहा है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने, ग्रैंड स्टाइल। क्लियर? इट इज पैराडाइज लॉस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आर्नोल्ड सेड, ग्रैंड स्टाइल। ग्रैंड स्टाइल क्लियर हो गई बात? ग्रैंड स्टाइल क्या है? पैराडाइज लॉस्ट का जो स्टाइल है, इट इज कॉल्ड द ग्रैंड स्टाइल। ड्राइडन ने कहा है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल एंड मोस्ट सबलाइम पोयम। ड्राइडन ने इसको मोस्ट नोटेबल और सबलाइम मींस ऑफ अ हाई क्वालिटी पोयम इसको कहा है ड्राइडन ने। क्या कहा ड्राइडन ने? इट इज वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल एंड मोस्ट नोटेबल है एंड मोस्ट सबलाइम पोयम है। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स ड्राइडन की भी? अब देखिए पैराडाइज लॉस्ट में की जो बुक फर्स्ट है उसमें सैटर्न को कंपेयर किया गया है किससे? लेविएथन से। क्लियर फ्रेंड्स? इन पैराडाइज लॉस्ट फर्स्ट बुक ऑफ in the first book of the Paradise Lost, Saturn is compared to, किससे कंपेयर किया गया है सैटर्न को फ्रेंड्स? लेविएथन से। क्लियर? लेविएथन से सैटर्न को कंपेयर किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और अब क्वेश्चंस तो हम कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चंस के साथ साथ हमें जो है कुछ और भी जानना जरूरी है। मींस इस पैराडाइज लॉस्ट के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनको भी हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए पहले इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा। अब जो सैटर्न था फ्रेंड्स, सैटर्न का जो राइट हैंड कहा जाता है वो कहा जाता है बेल्जेबब को। क्लियर फ्रेंड्स? बेल्जेबब। और बेल्जेबब की स्पेलिंग को ध्यान दे लीजिएगा क्योंकि एक बार टीजीटी के एग्जाम में बेल्जेबब की स्पेलिंग भी आई है फ्रेंड्स। बेल्जेबब, VEEZEBUB, बेल्जेबब। ये क्या कहा जाता है? वॉज नेक्स्ट टू सैटर्न। इसको नेक्स्ट टू सैटर्न या राइट हैंड टू सैटर्न कहा जाता है।
और राइट हैंड टू सैटर्न। क्लियर है फ्रेंड्स? एक कैरेक्टर रहा है मोलक। मोलक क्या है फ्रेंड्स? मोलक इज अ हॉरिड किंग विद ब्लड ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस। मोलक एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके मुंह पे जो है ब्लड लगा ही रहता है। क्लियर? एक हॉरिड किंग मोलक। A horrid king with blood of human sacrifice. Clear friends? Who came last in the line of fallen angels? जो fallen angels की लाइन थी उसमें सबसे अंत में कौन आया? उसमें आया था फ्रेंड्स बेलियाल। क्लियर? तो बेलियाल came last in the line of fallen angels. In the line of fallen angels. बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? बेलियाल जो है वो एसोसिएटेड विद लस्ट एंड वायलेंस। लस्ट और वायलेंस का जो सिंबल है उससे जो एसोसिएटेड कैरेक्टर है वो है फ्रेंड्स बेलियाल। क्लियर? ही रेन्स इन द कोर्ट एंड पैलेसेस। रहता कहाँ है? वो कोर्ट्स में रहता है और पैलेसेस में रहता है। कौन? बेलियाल। किससे एसोसिएटेड है फ्रेंड्स? लस्ट एंड वायलेंस से। he lives in courts and palaces. क्लियर फ्रेंड्स? अभी तो हम पॉइंट वाइज इनको डिस्कस करते जा रहे हैं, बाद में हम कैरेक्टर्स भी डिस्कस करेंगे और इसकी जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज ए टास्क, नोबडी एवर विज्ड इट लॉन्गर। ये डॉक्टर जॉनसन का स्टेटमेंट रहा है कि वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज ए टास्क। कि हम पैराडाइज लॉस्ट को कैसे पढ़ते हैं? एक टास्क की तरह से पढ़ते हैं। एक जैसे टास्क हमें मिल जाता है, एक काम मिल जाता है, उसकी तरह पढ़ते हैं। नोबडी एवर विज्ड इट लॉन्गर। और इससे ज्यादा की कोई इच्छा नहीं करता। एवर विज्ड इट लॉन्गर। ये किसने कहा फ्रेंड्स? डॉक्टर जॉनसन ने, जिनको सैमुअल जॉनसन भी कहा जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए जो पैराडाइज लॉस्ट है ये क्या है फिर? जो रिफॉर्मेशन का एक प्रोडक्ट इसको माना जाता है। पैराडाइज लॉस्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन एंड द रेनेसां। द रिफॉर्मेशन एंड द रेनेसां। क्लियर है फ्रेंड्स? इसमें फ्रीडम ऑफ जो विल है वो दिखाई देती है। मींस जो इच्छा शक्ति की आजादी है वो इस इपिक में हमें दिखाई देती है। यानी फ्रीडम ऑफ इल, freedom of will, not ill. Clear friends? Freedom of will is found in
दिस epic, क्योंकि एक यहाँ जो एक दृढ़ इच्छा शक्ति इस epic के माध्यम से हमें दिखाई देती है। और फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल आता है, एक कैरेक्टर है मलसीबार। मलसीबार जो यूज्ड हुआ है वो हुआ है वल्कन के लिए। चलो इसको नोट कर लीजिए। और फ्रेंड्स आई थिंक ये लेक्चर भी हमारा काफी लेंदी हो गया, अब हमें यहाँ इसको ब्रेक ले लेना चाहिए। और जो बाकी जो टॉपिक है हमारा पैराडाइज लॉस्ट का, जिसमें हम कोटेशंस और इसके कैरेक्टर्स, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं, उनको भी हमें फ्रेंड्स डिस्कस करना है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में यानी कल हम डिस्कस करेंगे पैराडाइज लॉस्ट पर कैरेक्टर्स और इंपॉर्टेंट कोटेशंस, किसने कही और क्या इंपॉर्टेंट कोटेशंस यहाँ रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।